प्रेरक के बारे में और संधारित्र के बारे में। चलिए एक-एक करके आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक समीकरण बताया था जिसे मैंने कहा था मानक समीकरण, कहा था ना? हाँ। अगर ये समीकरण मानक समीकरण जो है, देखो बेटा, अगर ये धारा का मानक समीकरण है, तो देखो बेटा क्या होगा? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं I बराबर Im sin ओमेगा टी, ठीक है बेटा? जहाँ ये क्या है? अधिकतम मान, और ये किसके लिए है? धारा के लिए। अगर मान लो कोई प्रत्यावर्ती राशि है वोल्टेज, तो बेटा उसके लिए क्या होगा? तो वोल्टेज के लिए लिखोगे तो बेटा वो हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा? Vm sin ओमेगा टी, ठीक है बेटा? हाँ। इसी तरह अगर सिंगल फेज पावर है तो वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि हमने ये समझा कि किस तरह मानक समीकरण को लिखा जाता है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोध के बारे में, और आपको छोटी से शून्य से लेके और अच्छे लेवल तक हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आपको पता है जैसे कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, हमें हार्ड नहीं पूछता बेटा, हमें पूछता है कि आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं। शुद्ध प्रतिरोध, चलिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, है ना? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। आओ आओ। अब क्या होगा बेटा? चैप्टर क्या है? प्रत्यावर्ती राशि। यदि प्रत्यावर्ती राशि में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो बेटा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध प्रतिरोध। आओ, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, यदि प्रत्यावर्ती यानी कि एसी परिपथ में केवल केवल क्या जुड़ा हो बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हो तो वह शुद्ध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। परिपथ कहलाता है, ठीक है? चलिए शुरू करें। बहुत बढ़िया। यानी कि मेरा एक प्रत्यावर्ती सिंबल कैसा होता है आप सभी को पता है? ये ला मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पर। आपको पता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का संकेत, वोल्टता संकेत बेटा क्या होता है आप सभी को पता है। इस तरह से आप बनाते हो, ठीक है? ये लाइन होती है ना बेटा, अगर सीधी होती तो डीसी और ऐसी होती तो एसी, तो ये है संकेत। और बेटा यहाँ इस वी स्रोत का मान क्या होता है? Vm sin ओमेगा टी, ठीक है? चलिए, यानी कि ये क्या है मेरे पास? Vm sin ओमेगा टी, ठीक है? आराम से अभी देखो बेटा सब कुछ आ जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब देखो आराम से इसको, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे R है और ये बेटा क्या है? स्रोत है कि नहीं? बिल्कुल स्रोत है। तो बेटा यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ आप ओम का नियम लगा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे लगता है ना? तो यहाँ से मैं स्रोत की धारा निकालना चाहूँ साथियों, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? V स्रोत बटे में R। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लिखा? ओम के नियम से। तो बेटा इसका मान लिखो, V स्रोत की जगह Vm, ये V स्रोत ही है बेटा ना? तो ये क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा वगैरह आप सब मान ज्ञात कर चुके हो, ठीक है? पिछले लेक्चर में, इसलिए बेटा सब चीजों को ध्यान से देखा करो। बटे में आर। अब देखो बेटा इसको अलग लिखूंगा Vm बटे आर, तो ये क्या आ जाएगा? ये देखो बेटा, ये Vm बटे में आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये Vm अपॉन Im के आर क्या होता है? यही होता है। देखो V बटे आर, ये बेटा क्या है? अधिकतम धारा, यानी कि Im साइन ओमेगा टी। तो मैं यही बताना आपको चाह रहा था, ठीक है? हाँ। इससे क्या स्पष्ट होता है? देखो बेटा, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, ये क्या है मेरे पास? वोल्ट था। ये क्या है बेटा? Vm sin ओमेगा टी, और ये क्या है? Im sin ओमेगा टी। बेटा क्या इसमें कोई कलांतर है? नहीं। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया था कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कोई भी कलांतर नहीं होता। तो क्या होता है बेटा? यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? अतः शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा, कौन सी धारा बेटा? ये देखो धारा Im sin ओमेगा टी, Im sin ओमेगा टी, तथा वोल्टता, कौन सी वोल्टता? तो देखो Vm sin ओमेगा टी। तो Vm sin ओमेगा टी में कोई भी क्या नहीं होता? कोई भी कला अंतर नहीं होता। कला अंतर नहीं होता, है ना? अभी आपने सब चीजें पढ़ी है तो आपको समझ में आता है, नहीं होता है। देखो बताता हूँ कैसे। इसका मतलब ये है बेटा कि देखो, अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ रेफरेंस, है ना? रेफरेंस, ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? Im sin ओमेगा टी। तो बेटा इसी लाइन पे क्या होगा? Im होगा, है ना? Im, और इसी लाइन पे मेरा क्या हो जाएगा? Im sin ओमेगा टी होगा, और बेटा इसी लाइन पे क्या है? Vm sin ओमेगा टी। अब जब ये दोनों ही एक ही लाइन पे होंगे ना, तो बेटा इसमें कलांतर कितना होगा? 0 का कलांतर होगा, और ये बेटा किसका है? शुद्ध प्रतिरोध का फेजर आरेख। और बेटा इसी को क्या बोला जाता है? फेजर आरेख। इसी को क्या बोला जाता है? फेजर आरेख, है ना? यानी कि फेजर डायग्राम, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब देखो बेटा, इसके लिए आप क्या बनाते हो? ये तो बनाया आपने फेजर डायग्राम, और एक बनाते हो बेटा इसका क्या? इसकी वेव डायग्राम। तो बेटा वो जानो, आ जाओ, वो जानते हैं अपन। अगर मान लेते हैं ये सीधी लाइन है ना, और ये मूल बिंदु है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? देखो, जब वोल्टेज दोगे तभी तो धारा आएगी ना, तो पहले वोल्टेज बनाओ। ये हो गया बेटा आपका वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। अच्छा, और इसी के साथ बेटा जब आपने वोल्टेज दी, थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ये लो बेटा, सबसे पहले ये आ गई आपकी वोल्टता, ठीक है? अब देखो ये है वोल्टेज। तो देखो बेटा, सेम फेज का मतलब क्या है? इसका अधिकतम और न्यूनतम एक ही बिंदु पे आना चाहिए, ठीक है? तो बेटा ये हो जाएगी आई, ये लो आई, ठीक? क्यों? क्योंकि बेटा ये भी ओमेगा टी और ये भी एक ही फेज में होने का मतलब क्या है? इन्होंने अधिकतम और न्यूनतम एक ही बिंदु पर है। ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है? अब आराम से, इसलिए बेटा लाइन से पढ़ा करो चीजों को, है ना? अब देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है बेटा? V इंटू आई। आप पावर के बारे में क्या जानते हो? P बराबर क्या होता है बेटा? V इंटू आई होता है कि नहीं होता है? अब देखना बेटा आराम से, अगर ये आपके पास क्या है? I है, और ये बेटा क्या है? V है, ठीक है?
अब देखना आराम से, ये लो, ये देखो, ठीक है, मैं एक साइकिल के लिए बनाता हूँ। अब देखो बेटा पावर कहाँ हो जाएगी, ये ये देखो, ये V है, ये है मेरी I, ठीक है, माना ये मेरी क्या है बेटा I, और ये क्या है मेरी V। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई P होगा तो मैं P बनाऊंगा, देखो बेटा यहाँ ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बेटा P ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो बेटा देखो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, सोचो सोचो, गणित का नियम होता है ना बेटा, देखो जहां पर भी पॉजिटिव वोल्टेज, ये देखो पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट, तो बेटा जहां पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो पावर भी क्या आती है पॉजिटिव, ठीक है। और गणित का नियम जहां भी नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि नेगेटिव को जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी पावर मेरी क्या आती है बेटा पॉजिटिव आती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, अब देखो इससे मुझे क्या समझ में आया कि ये नेगेटिव नेगेटिव और पावर फिर से मुझे क्या मिलेगी पॉजिटिव, तो बेटा आपसे पूछा जाता है इसके लिए पावर डायग्राम क्या होता है, तो बेटा पावर ये होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बेटा ये क्या होती है इसके लिए पावर डायग्राम, ठीक, बहुत अच्छे। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बेटा, इस पावर का, इस शक्ति का, अब मुझे बताओ एक चक्र क्या होता है जहां पर ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेती है, पूरा पाथ यहाँ जहां से दोहराना चालू करती है, यही है। तो देखो बेटा इस पावर ने तो यहीं पे खत्म हो गई, ये पावर तो यहीं पे इसने पूरी साइकिल दे दी, मान लो पाई पे, पाई पे पूरी खत्म हो गई, क्योंकि पाई के बाद तो क्या है दोहराना चालू हो गया, तो पावर की साइकिल कहाँ है, 0 से पाई के बीच में, लेकिन करंट की 0 से 2 पाई, वोल्टेज की 0 से 2 पाई, लेकिन पावर की देखो क्या है बेटा आधी साइकिल है ना। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे कि शक्ति की साइकिल को पूरा करने में, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना बेटा, या यहीं पे लिखो बेटा, यहाँ से आप देखोगे कि वोल्ट चक्र लिखते हैं ना, चक्र यानी कि साइकिल, तो बताओ अगर मैं करंट का चक्र पूछूंगा तो बेटा करंट तो यहाँ से 0 से पाई गई और कंप्लीट होने के लिए 2 पाई तक गई, तो करंट का चक्र बेटा क्या है 2 पाई है कि नहीं, बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, यहाँ से पूछेगा वोल्टेज का चक्र, तो देखो वोल्टेज ये रहा ये रहा ये रहा, वोल्टेज का चक्र 2 पाई। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछेगा कि बताओ पावर का चक्र क्या हुआ, तो पावर देखो बेटा पाई पर ही कंप्लीट हो गई, यहाँ से तो क्या है दूसरी बार रिपीट हुई है, तो बेटा रिपीट नहीं, यहाँ से तो पावर के लिए क्या हो गया पाई हो गया, है ना। तो यहाँ से आपको सिंपल सा एक चीज देखने को नहीं मिली बेटा, कि जो टाइम है ना, जो समय है किसका बेटा पावर का, वो बेटा क्या है, जो ये आई और वी है ना उनके समय का क्या है आधा। बोलो बेटा ये चीजें समझ में आई क्या, यानी कि जब धारा और वोल्टेज जो समय ले रही थी उसका आधा समय कौन ले रहा है बेटा पावर ले रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर पावर द्वारा एक चक्र की अवधि यानी कि समय क्या होता है बेटा, वोल्टेज तथा धारा का आधा होता है, वोल्टेज तथा धारा चक्र का, धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, धारा चक्र का क्या होता है आधा होता है, आधा होता है बेटा। ये अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता, लेकिन अब आप बता पाएंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और टी इन दोनों के लिए अगर मेरी जो अवधि है यानी कि जो आवर्तकाल है वो यदि क्या है बेटा टी समय का है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से कह सकता हूँ पावर के लिए जो मेरा आवर्तकाल होगा वो कितना होगा साथियों, वो होगा बेटा T/2। और बेटा यहाँ से एक चीज और आप सीखेंगे, आपको मैंने क्या बताया आवर्ती और आवर्तकाल में रिलेशन बताया था एक दूसरे के उल्टा, तो बेटा आओ समझो यहाँ से, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसीलिए शक्ति की बेटा आवर्ती क्या होती है, शक्ति की आवर्ती क्या होती है बेटा, शक्ति की आवर्ती यानी कि पावर की आवर्ती क्या हो जाएगी, देखो 1/T किसका पावर का है ना, और पावर का T क्या है बेटा T/2, गौर से देखना बेटा, तो 1/T/2, तो यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, शक्ति की आवर्ती क्या हो गई, शक्ति की आवर्ती हो गई बेटा वो F डैश यानी कि बेटा क्या हो जाएगी 2/T, और 1/T क्या होता है, 1/T क्या होता है आप सभी को बताया बेटा, 1/T क्या होता है आवर्तकाल यानी कि F आवर्ती होती है ना, हाँ तो बेटा इसकी जगह रखो, तो यहाँ से आपको समझ गया कि जो शक्ति के लिए जो आवर्ती आएगी ना, शक्ति की आवर्ती बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शक्ति की आवर्ती बेटा क्या हो जाएगी F डैश बराबर 2 into F, यानी कि जो वोल्टेज और धारा की दुगनी, है ना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखा करो। आपको क्या पता चला कि जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा उसमें धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होगा, पहला क्वेश्चन। उनके बीच में फेज एंगल कितना होगा 0, दूसरा क्वेश्चन उनके बीच का पावर फैक्टर कितना होगा यूनिटी, अभी सब लिखाऊंगा। और उसके अलावा अगर वोल्टेज और टी अगर टी समय में दूरी तय करेंगे तो पावर क्या करेगी T/2, और शक्ति का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/Tp यानी कि 1, और ये क्या है बेटा T/2, और यहाँ से आपको पता चल गया शक्ति की आवर्ती भी क्या होगी दुगनी होगी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब देखो बेटा इनके अंदर अपन पढ़ते हैं वास्तविक खपत, शुद्ध प्रतिरोध की वास्तविक खपत, ठीक है। चलिए 1 मिनट, ये लो बेटा, अब पढ़ते हैं शुद्ध प्रतिरोध की वास्तविक खपत। वास्तविक खपत क्या होती है, वास्तविक खपत होती है यानी कि एक्टिव पावर, या यानी कि कह सकते हैं अपन जो खपत करेगा, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, ये फॉर्मूला बताया हुआ आपको VI cos थीटा, है ना, P बराबर VI cos थीटा होता है। अब मुझे बताओ शुद्ध प्रतिरोध के लिए, ये देखो आराम से, शुद्ध प्रतिरोध के लिए जहां पर V है वहीं पे मेरा I है कि नहीं है, तो देखो शुद्ध प्रतिरोध के बीच में इनके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल बेटा। तो आओ
तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए बेटा थीटा कितना होता है? 0 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ P बराबर VI और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0 और बेटा cos 0 का मान आप सभी अच्छे से जानते हैं कितना होता है? इकाई। इसलिए P बराबर क्या होता है? VI और बेटा सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि केवल और केवल प्रतिरोध ही क्या करता है? खपत करता है। ठीक है? समझ गए क्या? बिल्कुल। तो यानी कि अपने को समझ में आया कि शुद्ध खपत कितनी होगी? P into VI। अब देखते हैं बेटा आपको प्रतिक्रिया शक्ति जो आप कहते हो ना रिएक्टिव पावर, आ जाओ वो देखते हैं। तो बेटा दूसरा क्या है? रिएक्टिव पावर या फिर प्रतिक्रिया शक्ति, है ना? प्रतिक्रिया शक्ति और आप हमेशा से देखो जो शुद्ध खपत होती है उसे P से दिखाया जाता है और जो प्रतिक्रिया खपत होती है बेटा उसे किससे दर्शाया जाता है? Q से दर्शाया जाता है। अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। बेटा इसके पीछे cos होता है तो प्रतिक्रिया के पीछे क्या हो जाएगा? sin हो जाएगा, बस खत्म बात। sin थीटा और आपको पता है शुद्ध प्रतिरोध के लिए थीटा कितना होता है? तो आप सभी को जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो जैसे ही 0 डिग्री मैं यहाँ लिखूंगा तो बेटा यहाँ पर Q का मान क्या हो जाएगा? VI sin 0 और आप सभी को पता है कि sin 0 का मान कितना होता है? तो sin 0 का मान होता है 0 और बेटा किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सभी क्या हो जाता है? 0, है ना? तो बस यही आपका क्या है? प्रतिक्रिया खपत और बेटा इसकी इकाई चाहे आप VAR हो तो VAR लिख दीजिए। ये लो, तो इसकी इकाई क्या होता है? 0 VAR, है ना? और इसकी क्या हो जाएगी? वॉट। ठीक, तो बेटा ये छोटी-छोटी चीजें ध्यान रखना, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या ज्ञात हुआ? यहाँ से ये ज्ञात हुआ कि शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर कैसा होता है? तो देखो आ जाओ, शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर। शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक, है ना? शक्ति गुणांक वैसे आप सब जानते हैं तो लेकिन थोड़ा-सा मेरा बताने का फर्ज है, आप समझिए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक होता क्या है? शक्ति गुणांक। आपने हमेशा सुना है शक्ति गुणांक के बारे में, चलिए आप अच्छे से देख लीजिए बेटा। शक्ति गुणांक क्या होता है? पहला, शक्ति गुणांक कुछ नहीं होता बेटा, जो V होता है ना यानी कि वोल्टेज तथा धारा के मध्य का क्या होता है बेटा? कोज्या कोण होता है। कोज्या यानी कि cos थीटा होता है। कितना होता है? cos थीटा, ठीक है? दूसरी बात, अब देखो बेटा यानी कि मैं कह सकता हूँ जो मेरा cos थीटा होगा वो कितना होगा? अगर ये शुद्ध प्रतिरोध है तो बेटा जहां पर मेरी I है वहीं पे मेरी V है। अभी आप पढ़ के आए हो, ये देखो है कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ साथियों, इन दोनों के मध्य का एंगल कितना है? 0 है और कभी भी cos 0 का मान क्या होता है? इकाई होता है, यूनिटी होता है। तो बेटा यहाँ से बोला जाता है कि शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर क्या होता है? सदैव इकाई होता है। तो लिखेंगे अतः परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा बेटा? इकाई। अतः ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। अतः परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? सदैव इकाई होता है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, चलिए। और जो इंटेलिजेंट है उन्हें सब चीज आनी चाहिए और जो थोड़े कमजोर है बेटा उन्हें ये तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा समग्र शक्ति, अब कुल शक्ति को आप कैसे लिखते हो? कुल शक्ति बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? आभासी शक्ति। क्या बोला जाता है? आभासी शक्ति। तो बेटा इस आभासी शक्ति को क्या लिखा जाता है? इस आभासी शक्ति को सबसे पहले दर्शाया किससे जाता है? तो बेटा आभासी शक्ति को सबसे पहले S से दर्शाया जाता है। ठीक है, और यहां से आप लिखते हो S बराबर P प्लस Q, है ना? इसका मतलब क्या है? जो मेरी आभासी शक्ति होगी, आभासी शक्ति वो किसके बराबर होगी? वो मेरी होगी साथियों एक तो P यानी कि वास्तविक शक्ति। P क्या है? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति और Q क्या है? Q क्या है? Q है प्रतिक्रिया शक्ति। प्रतिक्रिया शक्ति। ठीक है, चलिए अब आप शुद्ध प्रतिरोध के बारे में अच्छे से कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध में S बराबर क्या होता है बेटा? P तो मेरा होता है लेकिन क्या मेरे पास Q होता है? नहीं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शुद्ध प्रतिरोध में क्या होता है? आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति के बराबर होती है। अतः कहा जा सकता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में आभासी शक्ति यानी कि कुल शक्ति, आभासी शक्ति किसके बराबर होती है? वास्तविक शक्ति के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर 0 होती है, वास्तविक शक्ति के बराबर होती है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, तो शुद्ध प्रतिरोध में अब आप वैद्युतिक शक्ति की कैसे गणना करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो लिखो बेटा शुद्ध प्रतिरोध में वैद्युतिक सूत्र। शुद्ध प्रतिरोध के लिए वैद्युतिक सूत्र। शुद्ध प्रतिरोध के लिए वैद्युतिक सूत्र कौन कौन से आप परिपथ में लगाएंगे वो बात करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां से आपको पहला तो क्या याद रखना है? अब मुझे बताओ कुल मिला के जो पावर होगी वो कौन खपत करेगा? P यानी कि पहला पॉइंट शक्ति खपत केवल कौन करेगा? शक्ति खपत केवल प्रतिरोध करेगा। कौन करेगा बेटा? प्रतिरोध करेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा ये जो P है ना वो क्या हो जाएगा? P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R। नहीं बेटा I तो कुछ भी हो सकता है। I कौन सा? RMS, क्योंकि जो अपना AC होता है ना बेटा उसमें I क्या होता है? RMS। तो ये क्या हो जाएगा? RMS। ठीक है, तो P बराबर I स्क्वायर RMS होता है। इसके अलावा और क्या होता है बेटा सर? और होता है या P बराबर क्या हो सकता है? VRMS
गुणा में RRMS। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या हो सकता है, तो बेटा एक ये भी सूत्र हो सकता है कि P बराबर V स्क्वायर RMS बटे में R, और ये सब किससे आए हैं बेटा, ये सब ओम के नियम से आए हैं, V बराबर IR से। ये किसका नियम है, ओम का नियम है, जो AC और DC दोनों पर लगता है, ओम का नियम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे बेटा इस नियम से आए हैं, ठीक है, बहुत सही। और शुद्ध प्रतिरोधी सदैव वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बहुत सही, तो ये यहाँ से क्या था बेटा, मेरे प्रतिरोध के बारे में सारी छोटी छोटी बातें मैंने बता दी है। अब बेटा बात करते हैं शुद्ध प्रेरक क्या होता है, और फिर इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आओ बेटा, शुद्ध प्रेरक क्या होता है। दूसरा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ क्या होता है। अच्छा, जैसा कि आपको नाम नाम से ज्ञात हो रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसके अंदर केवल क्या हो, प्रेरक हो, है ना। तो लिखो बेटा ऐसा ऐसा प्रत्यावर्ती, यानी कि एसी परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें जिसमें केवल क्या हो बेटा, केवल क्या लगा हो, केवल प्रेरक लगा हो, प्रेरक लगा हो, है ना, लगा हो, उसके अलावा कुछ नहीं, ना तो प्रतिरोध ना कुछ, केवल क्या होना चाहिए बेटा, प्रेरक। अब सर कैसे होगा, बिल्कुल बताते हैं। देखो बेटा, मान लो ये आपका प्रेरक है, ठीक है, और बेटा यहाँ कौन सा स्रोत लगाऊं, यहाँ पर वही आपका स्रोत लगा दो, वोल्टेज स्रोत, ये लो बेटा वोल्टेज स्रोत, ये हो जाएगा Vs, है ना। अब देखो बेटा, इस Vs का मान क्या होता है, Vn sin ओमेगा t। अब आपको आसान लग रहा है ना बेटा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है I, और यहाँ क्या हो जाएगा L, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटा दो सूत्र ध्यान रखें, यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो प्रेरक होता है ना बेटा, प्रेरक के सापेक्ष जो ड्रॉप होता है ना, VL होता है ना बेटा, वो कितना होता है, हम ये जानते हैं बेटा, क्या होता है कि VL बराबर एक फॉर्मूला होता है L di/dt। बेटा इस चीज को ध्यान रखो कि VL बराबर क्या होता है, L di/dt होता है, ठीक है बेटा। और इससे इसी फॉर्मूले से बेटा आप क्या कह सकते हो कि I बराबर, देखो बेटा इस dt को भेजो यहाँ पर और L को भेजो नीचे, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1/L। ये देखो बेटा, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, अवकलन का उल्टा क्या होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अवकलन, अवकलन बेटा, अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन, है ना, समाकलन, ध्यान रखना बेटा। अवकलन क्या होता है, d/dt, और बेटा समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसको ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अभी बस ये ध्यान रखो बेटा, जब इसको नीचे भेजोगे ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, d की जगह समाकलन का निशान, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, v इंटू dt। कोई दिक्कत, ये रहा बेटा dt यहाँ से, ठीक, इसी से बनाए, वो इसी से बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपके लिए, हो सकता है नया, पर समझना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर नंबर लाने हैं तो समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। आओ, बहुत सही। तो यहाँ से मैं अगर इस i के समीकरण को लेता हूँ, तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या है नया समीकरण, मेरे लिए आया बेटा I बराबर 1/L, है ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा, V इंटू dt। कोई दिक्कत, आराम से बेटा सब कुछ समझा दूंगा, डोंट वरी। ये 1/L, और ये क्या हो जाएगा बेटा, V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये V क्या है, स्रोत का, और बेटा V की जगह अभी आप लिख के आए हो, V बराबर क्या होता है, Vm sin ओमेगा t, Vm sin ओमेगा t। ये देखो V बराबर क्या होता है बेटा, Vm sin ओमेगा t, ठीक है, यही लिखा है, ठीक। चलो बेटा यहाँ लिखो आप आराम से, V बराबर क्या होता है बेटा, Vm sin ओमेगा t, और यहाँ क्या आ जाएगा dt, ठीक। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई लोड नहीं लेना, मैं अभी आपको आराम से चीजें बता दूंगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज बेटा छोटी सी ध्यान रखो मेरी, कि ये जो बेटा इंटीग्रेशन होता है ना, साइन साइन ओमेगा टी, बेटा इसको ऐसे मैं कह रहा हूँ, वैसे याद करो, कोई हार्ड नहीं आएगा। देखो बेटा, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, साइन का क्या आता है, कॉस, साइन का कॉस और माइनस लगा दो, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। कोई दिक्कत नहीं है ना। और बेटा ये जो ओमेगा अंदर है ना, इसको डिवाइड कर दो, बस हो गया काम, हो गया, बस इतना ही है, इसको यहाँ लाओ। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/L, और बेटा इसकी जगह इंटीग्रेशन की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ Vm, क्या लिखोगे बेटा, साइन की जगह क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी, बस, और बटे में क्या कर दोगे, ओमेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, ये जो तरंग थी V की, वो कहाँ से चली थी बेटा, वो चली थी 0 से पाई, और पाई से 2 पाई, यानी कि पूरा चक्र V का क्या था बेटा, 2 पाई तक था। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 2 पाई, अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, यानी I बराबर जो भी कांस्टेंट है ना बेटा, उसको बाहर लाओ, ये माइनस है तो माइनस बाहर लिया है, 1/L है 1/L लिख दिया बेटा, ओमेगा है इसको बाहर लिया है, आपको कुछ दिखा ओमेगा L, हाँ इसीलिए लाया, ठीक है। ये Vm बाहर आ गया, तो बेटा इंटू क्या हो जाएगा, Vm, ठीक है। अब अंदर क्या बचा है, अंदर जो भी बचा है उसको यूं क्यों लिख दो, ओमेगा टी 0 से 2 पाई, बस बस हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, ये जो ओमेगा टी है ना, उसकी जगह बेटा ये मान रखना है, ठीक है, ये मान रखना है, और अपन को इतना कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल सा ये ध्यान रखो, ये आ गया ना ओमेगा अपॉन 2 पाई, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। अब देखो बेटा, कुछ नहीं, देखो जब इसका मान रखते हैं ना, अब मत करो बेटा सॉल्व, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Vm अपॉन ओमेगा L, बेटा मैं इसीलिए आपको ला रहा था, है ना, क्योंकि ये एक्सएल होता है, एक्सएल आप जानते हो क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है बेटा, ओमेगा L होता है ना बेटा, इसीलिए लाया था, ठीक। अब ये cos ओमेगा टी, जब इसकी वैल्यू इसमें रखोगे ना, तो लास्ट में जाके बेटा ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ कितना हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और उसकी क्या होती है -1, तो यहाँ से बेटा फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी, बस आप इतना लिखो, ठीक है, ओमेगा टी, ये यूं क्यों लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, cos होता है, इधर sin होता है, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखो कि ये इससे 90 डिग्री आगे होता है या पीछे होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री आगे होता है या पीछे होता है, ठीक है। और पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आराम से देखो बेटा, आई को लिखा मैंने, आई ये फाइनल है, ठीक है। ये जो मान होता है ना, ये जो मान, ये बेटा ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने उसको मान लिया Im,
और ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, ठीक है? और बस कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। ये क्या बेटा Im है ना, तो यहाँ लिखो Im और जब इस साइन को cos में चेंज करेंगे ना, तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ। जब भी आप cos ओमेगा टी होगा ना, इसको लिख सकते हैं sin ओमेगा टी और माइनस पाई बाय 2। आप बोलोगे प्लस पाई बाय 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में बेटा सब पॉजिटिव होते हैं ना, इसलिए नहीं किया। तो बस यहाँ लिख दो sin ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। बेटा सारी चीजें आप खुद निकाल पा रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय 1, ठीक है? यहाँ तक आ गया। यहाँ से क्या पता चला बेटा मुझे कि ये भी मेरा साइन में है और v भी मेरा साइन में था कि नहीं? हाँ, यानी कि दोनों देखो क्या फर्क पड़ा कि ये पाई बाय 2 क्या है? पीछे। अब आओ आगे चलते हैं बेटा। अब एक छोटी सी प्रमेय याद रखो बेटा, ये लो। जब भी आप, ये क्या है आपका x, ये क्या है माइनस x, ये क्या है y और ये क्या है बेटा माइनस y। अब जब भी आप मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो हमेशा आपका एंगल कैसा आएगा? पॉजिटिव। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ आओगे तो एंगल कैसा आएगा? नेगेटिव। बस इतना जानो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। ये लो, यानी कि जब मैं इसका फेजर आरेख खींचूंगा तो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला अगर इस बिंदु पे मेरा क्या है, v बराबर vm sin ओमेगा t है कि नहीं? बिल्कुल है। ये देखो बेटा आराम से, ये क्या है? v बराबर vm sin ओमेगा t है और ये क्या है? माइनस पाई बाय 2। तो बताओ पीछे आएगा क्या आगे? पीछे आएगा बस। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा? यहाँ से ये क्या है बेटा? 90 डिग्री तो है और 90 को, ये देखो 90 को जब भी आप किसी भी, यहाँ पे ये भी सिखा देता हूँ आपको। देखो कोण जो होते हैं ना बेटा, दो होते हैं कोण। एक होता है बेटा डिग्री और एक होता है मेरा रेडियन। और जब भी बेटा डिग्री को रेडियन में बदला जाता है ना, तो बेटा क्या करो, जैसे 90 डिग्री है ना, इसको रेडियन में बदलोगे तो बेटा क्या करोगे? पाई बटा 180 से गुणा करोगे। और जब इसको करोगे ना बेटा उल्टा, तो पाई बटा 180 से क्या कर देना? भाग। ठीक है? तो यहाँ से देखो आपके पास 90 को बदलना है, तो 90 को क्या करो बेटा? पाई बटा 180 से, तो यहाँ से आप कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये 90 ही दरअसल क्या है? ये 90 ही क्या है? पाई बाय 2। तो ये साइन हुआ, तो बेटा यहाँ से पीछे, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या आ गया? यहाँ मेरा क्या आ गया? Im आ गया, ठीक है? अच्छा, तो पीछे की तरफ मैंने हमेशा क्या बताया था? नेगेटिव में एंगल होता है माइनस पाई बाय 2। बेटा इस एंगल को बोला जाता है। इससे क्या समझ में आया? ये क्या है आपके पास? धारा। और ये क्या है? मेरा वोल्ट था। और जो भी आगे होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में जो भी आगे होती है वो क्या कहलाती है? लीडिंग कहलाती है। तो आगे कौन है? वोल्टेज। तो बेटा यहाँ वोल्टेज क्या है? लीडिंग है, ठीक है? और दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ धारा क्या है बेटा? लैगिंग है, ठीक है? लैगिंग यानी कि पीछे होना, है ना? लैगिंग यानी पीछे होना। इसलिए क्या कह सकते हो फाइनली? इसलिए कहा जा सकता है कि शुद्ध 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 प्रेरक में धारा वोल्टता से, वोल्टता से बेटा देखो, धारा वोल्टता से क्या होती है? 90 डिग्री पीछे होती है। 90 डिग्री लैगिंग होती है, लैगिंग होती है। और बेटा इसीलिए अपन को बोला जाता है कि प्रेरक यानी कि लैगिंग, लैगिंग यानी कि धारा, धारा कौन? वोल्टेज से कितना? 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है? समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है? अब बेटा यहाँ से मैंने एक चीज समझ ली, ये मेरा क्या है? आरेख है, ठीक है? अब देखो क्या सर इसके लिए पावर बना सकते हैं? बिल्कुल इसके लिए पावर बना सकते हैं, आओ बनाते हैं। अब इसके लिए मैं शक्ति कैसे निकालूंगा? तो शक्ति निकालेंगे, 2 मिनट। ये लो शक्ति आरेख, क्योंकि शक्ति के लिए भी मुझे आवृत्ति निकालनी है ना। अभी निकालते हैं बेटा, देखो कुछ दिक्कत नहीं, ये रहा, ठीक है? यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये मेरी क्या है बेटा? ये क्या है? मेरी वोल्टेज है, ठीक है? अब ये क्या है मेरी? ये क्या है? मेरी वोल्टेज है और ये क्या है? मेरी धारा है। अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे ये बनेगा ग्राफ? नहीं, ये प्रतिरोध का है बेटा, पाई बाय 2 पीछे बनेगा। और इसीलिए तो मैंने लैगिंग लीडिंग सिखाया था, है ना? इसीलिए तो मैंने लैगिंग लीडिंग सिखाया था, पर आपने उस समय अच्छे से पढ़ा नहीं, तो ऐसे पिछले वाला लेक्चर पढ़ो बेटा, है ना? ये क्या है मेरी? है, ये क्या है मेरी? मान लो V है ना? मेरी क्या है? V है। और मैंने हमेशा क्या पढ़ाया था? लैगिंग यानी कि जो बाद में अपना अधिकतम मान ले। लैगिंग यानी कि बाद में अपना अधिकतम मान ले, है ना? और इसका नेचर कैसा है बेटा? I क्या है? लैगिंग है, यानी कि इसको बाद में बनाना है। कितना? पाई बाय 2। तो बेटा यहाँ पे ये होता है 0, ये होता है पाई और ये क्या होता है बेटा? 2 पाई, है ना? तो देखो पाई बाय 2 बीच में आएगा, ये बीच में आएगा, ठीक है? तो बेटा लैगिंग का मतलब जो बाद में अपना अधिकतम मान ले। तो पहले किसने ले लिया? V ने। बेटा यहाँ से इसको चालू कर दो, ये हो गई मेरी धारा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है बेटा? ये धारा ने बाद में अपना अधिकतम मान लिया, यानी कि धारा लैगिंग बता दी। और इसी का मतलब बेटा क्या होता है? फेज डिफरेंस। और ये फेज कितना अंतर है? ये अंतर कितना है बेटा? फेज का अंतर, यही अंतर है पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा आराम से, क्या ये पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है, तो बेटा बताओ यहाँ पर मेरा पावर कैसा आएगा? यहाँ पर मेरा पावर कैसा आएगा? सोच के बताओ जल्दी से। अब देखो बेटा ये कहीं ना कहीं पीछे आ रही होगी, ये रही यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है? समझ गए? अब देखो बेटा इस एरिया में देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और जब भी आपको पता है पॉजिटिव का गुणा नेगेटिव से करते हैं, तो बेटा क्या आता है? नेगेटिव आता है कि नहीं? तो पावर पहले में नेगेटिव आएगी कि नहीं? बिल्कुल नेगेटिव आएगी। तो बेटा पावर बनेगा ऐसे, ऐसे बन गया पावर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस आरेख में क्या बन गया? पावर मेरा नेगेटिव, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, और से देखना है ना, ये पावर आ गया नेगेटिव। अब अगले वाले में देखो बेटा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पावर चला जाएगा फिर से पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव, दिखा दिखा। अब देखो बेटा यहाँ पर मेरी धारा तो है पॉजिटिव, लेकिन वोल्टेज क्या है? नेगेटिव। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, यानी कि आपका नेगेटिव कोई भी एक डिफरेंस होगा ना, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन दोनों अगर सेम हो ना, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। चाहे नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी होगा ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि आंसर अब आ जाएगी पावर यहाँ पर, ठीक है? और इसमें आ गई पावर वापस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव में चले गए, ठीक है? इसलिए पॉजिटिव। तो अब मैं पावर बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है आपकी पावर, ये है आपकी पावर, ठीक है? ये पावर बन गई आपकी। पूरा बनाऊं?
अब देखो यहाँ से तो ये रिपीट कर रही है, तो पावर तो मेरी दरअसल यहाँ पर ही है, यानी कि पावर की साइकिल पाई पे कंप्लीट हो गई। देख लो, पावर की साइकिल कहाँ कंप्लीट हो गई? पाई पे। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे हम कि पावर भी क्या है? आधे में अपना पूरा कंप्लीट कर पा रही है, ठीक है? अब यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि धारा और वोल्टेज का कालांतर कितना है? 90, और धारा क्या है? पीछे, है ना? और यहाँ से भी बेटा एक चीज़ समझ में आती है कि चाहे आप इसमें भी लोगे ना इंडक्टर में, तो इसमें पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आधी ही होगी। तो बेटा यहाँ से लिखो, अतः शुद्ध प्रेरक का चक्र भी आधे आधे शुद्ध प्रेरक के शक्ति का चक्र, शुद्ध प्रेरक के शक्ति का चक्र भी क्या होगा बेटा? आधे समय में बनेगा, आधे समय में बनेगा। और इसलिए बेटा इसकी आवृत्ति बनेगा, और बेटा इसीलिए आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल होता है, तो बस यहाँ क्या लिखेंगे? बनेगा। इसलिए शक्ति की आवृत्ति बेटा पूछा जा सकता है, किसकी आवृत्ति? शक्ति की आवृत्ति भी क्या होगी? दुगनी। आवृत्ति क्या होगी बेटा? दुगनी होगी, दुगनी होगी। आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? समझ गए? समझ गए? अब इसके लिए अपन क्या निकालेंगे? शक्ति आरेख निकालेंगे, है ना? इसके लिए अपन क्या निकालेंगे बेटा? सक्रिय शक्ति, यानी कि अब इसके अंदर प्रेरक के अंदर एक्टिव पावर कितनी है, तो निकालो बेटा। सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति, है ना? अब देखो किसकी? प्रेरक की। अब देखो फॉर्मूला तो वही होता है, P बराबर क्या होता है बेटा? V इंटू आई कॉस थीटा। अब मुझे बताओ थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री। तो बस शुद्ध प्रेरक के लिए थीटा कितना होता है, यानी कि फाई कितना होता है बेटा? फाई यानी कोण बेटा, थीटा हो या फाई एक ही बात है। कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? वी आई कॉस 90, कॉस 90। और आप सभी को पता है बेटा कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? P बराबर वी आई कॉस, यानी कि P बराबर वी आई इंटू 0, यानी कि पावर 0। सर क्या इंडक्टर पावर 0 लेता है? बिल्कुल बेटा इंडक्टर 0 लेता है, क्योंकि इंडक्टर में सक्रिय खपत नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है सिर्फ प्रतिरोध लेता है। यहाँ पर क्या होती है बेटा? केवल रिएक्टिव खपत होती है। बताता हूँ कैसे। समझ गए? समझ गए? अब देखो बेटा इसलिए सक्रिय खपत तो क्या है? 0। अब बेटा क्या निकालेंगे अपन? निष्क्रिय खपत, यानी कि प्रतिक्रिया शक्ति। प्रतिक्रिया शक्ति बेटा, प्रतिक्रिया शक्ति क्या होती है? क्यू होती है कि नहीं? होती है बेटा। प्रतिक्रिया शक्ति क्या होती है? क्यू। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्यू बराबर बेटा क्या होता है? वी आई साइन फाई। और बेटा यहाँ पर फिर से फाई का मान आप क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे, और जैसे ही आप फाई का मान 90 रखोगे तो वी आई इंटू साइन 90। और बेटा साइन 90 का मान अभी सभी जानते हैं क्या होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसलिए बेटा शुद्ध पूरी की पूरी खपत क्या होगी? प्रतिरोधी खपत होगी, यानी कि VAR। ये इसका मात्रक है बेटा, ध्यान रखना VAR। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर क्या होगी? वाट। ठीक है, यहाँ से आप क्या एक निष्कर्ष निकाल पा रहे हो बेटा? दोनों से एक निष्कर्ष निकाल पा रहे हो कि प्रेरक में केवल कैसी खपत होगी? प्रतिक्रिया शक्ति होगी। इसलिए आप एक लाइन लिखो यहाँ पर, अतः अतः धारा तथा, या ऐसे लिखो, अतः कुल आभासी खपत, कुल आभासी खपत यानी कि एपरेंट पावर, बेटा इसे कहते हैं एपरेंट पावर, है ना? एपरेंट पावर किसके बराबर होगी? उसमें प्रतिरोध में तो सक्रिय के, और इसमें क्या होगी बेटा? प्रतिक्रिया शक्ति के बराबर होगी। प्रतिक्रिया शक्ति के बराबर होती है। ठीक है, हाँ समझ गए? बस यही आपके था प्रेरक के बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया? यानी कि साथियों ये समझ में आया कि आपने प्रेरक और इसके बारे में पढ़ लिया। क्या था कि शुद्ध प्रेरक क्या होता है? क्या देता है बेटा? देखो शुद्ध प्रेरक केवल क्या देता है? प्रतिक्रिया शक्ति देता है। और उसी तरह आपने ये भी अभी जान लिया, क्या जान लिया साथियों? कि देखो इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि लैगिंग करता है, कैसे करता है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ ये तो था बेटा पूरा प्रेरक के बारे में। अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं बताता हूँ बेटा। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है बेटा? जब भी आपके पास आए ना शुद्ध प्रेरक, तो बेटा ध्यान रखना है इसका नेचर कैसा होता है? लैगिंग होता है। कौन लैगिंग करता है बेटा? धारा करती है। किससे करती है? वोल्टेज से। कितना करती है? 90 डिग्री। बस इतना करोगे तो बेटा वहां पे आंसर आ जाएगा। ये V और लैगिंग का मतलब पीछे, तो I आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90। और बेटा पावर बराबर क्या हो जाएगा? VI cos 90, यानी कि पावर हो जाएगी 0। खपत नहीं, केवल बेटा क्या होगी? रिएक्टिव पावर की खपत होगी, Q की खपत होगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। तो अब बेटा हम अगले लेक्चर में किसके बारे में बात कर रहे होंगे? प्रेरक के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर में धीरे धीरे हम प्रेरक, फिर संधारित्र, और फिर शुद्ध संधारित्र, और फिर उन दोनों के बीच का, और फिर सीरीज अनुनाद, समांतर अनुनाद कंप्लीट करते हुए इन सारी चीजों की हम चर्चा कर रहे होंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से बेसिक तौर पर आपको सारी छोटी छोटी जानकारियां दे रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हम फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।